नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। गुड मॉर्निंग। आज की क्लास है इलेक्ट्रोड्स, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, और यहां पर दूसरी बात आ रही है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इन चीजों को हम पढ़ेंगे आज। तो मैं आप सबसे ये कहूंगा कि सबसे पहला काम यह है कि अभी तक जो हमने पढ़ा है, जितनी चीजें हमने देखा है, वो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दो कि क्या वो चीजें क्लियर है, समझ में आ रही है कि, और ऑल क्लियर। हाँ, डॉक्टर, ठीक है ठीक है। चलिए, सबको यहां तक चले। अब हम देखें यहां पे कि सबसे पहला एक शब्द हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है। मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं, इसको बाद में नोट कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सबसे पहली बात है कि एक वर्ड है कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको कहेंगे। जैसे कल हमने देखो, इससे पहले 2 दिन पहले होके जाएंगे ना, क्योंकि अब शुरुआत हो जा रही है उन्हीं जगहों पर। जब आपने कहा था कि इलेक्ट्रोड को जब उसके आयनिक सॉल्यूशन में ऐसे डुबा रहे हो तो क्या होता है। एक जगह ऐसा हुआ कि जो जिंक आयन था, जो जिंक था, वो सॉल्यूशन में गया, जिंक आयन बनाया। मैं थोड़ा सा फिगर बड़ा बना देता हूं, ये लीजिए। जिंक को आपने जब डुबाया उसके सॉल्यूशन में, तो क्या हुआ, एक चीज तो हुआ कि जिंक चला गया सॉल्यूशन में, ये जिंक है, और यहां पर रह गया इलेक्ट्रॉन। यही हुआ था, यानी ऑक्सीडेशन हुआ था। कॉपर में क्या हुआ था, कॉपर वाले में हुआ था कि कॉपर जो है, कॉपर आयन का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। इसमें जब आपने कॉपर डुबाया तो क्या हुआ, ये कॉपर आयन जो था वो इसके तरफ आती है और वो क्या हो जाता है, इससे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ताकि जिससे ये प्लस हो जाता है। ये इस जगह पर निगेटिव हो गया था, यही हुआ था। तो इसी चीज को आप थोड़ा सा समझ लें कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो इस जगह पे हुआ क्या, जब आपने ऐसा किए जिंक को, तो जिंक जब आयन इसमें चला गया और यहां पर रह गया इलेक्ट्रॉन, तो क्या हुआ, सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया है और ये नेगेटिव हो गया। इसी बात को कहा गया है कि किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा ग्रहण करने की जो उसकी नेचर होती है, टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, उसी टेंडेंसी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है उसे ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। बस यही कहानी है इसका। और ये जो है, कौन कौन से फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करते हैं, इफेक्टिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो देखें। इफेक्टिंग फैक्टर्स है मेटल, धातु की प्रकृति, नेचर ऑफ मेटल, मेटल की प्रकृति। आपको यहां पर 2 तरह की बात कहते हैं मेटल। सिंपल 2 बातें, एकदम आसानी समझ में आएगा। मैं जिंक की बात करूं, सोडियम की बात करूं, कॉपर की बात करूं, नेचर की बात कर रहा हूं, दोनों तीनों की। क्या नेचर है बेटा, कि सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिंक थोड़ा कम, और कॉपर उससे भी बहुत कम। तो इसके रिएक्शन करने की जो एबिलिटी है, ताकत है, या जो नेचर है, वो सबसे ज्यादा है सोडियम का, जिंक का कम है और कॉपर का कम है। जिसके रिएक्शन करने की ताकत अधिक होती है, जो मेटल में बात कर रहा हूं, तो जिस मेटल में रिएक्शन करने की ताकत ज्यादा होती है, वो उस पर ऑक्सीडेशन होगा, यस, ज्यादा आसानी से। यानी वो मेटल आसानी से क्या बना लेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इस तरह से रिएक्शन करेगा। ये काम किसमें होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है उसमें ये होता है। उसके तुलना में थोड़ा धीमा पड़ जाएगा, इसकी तुलना में थोड़ा धीमा पड़ जाएगा। छोटी सी बात कह रहा हूं ना। तो ये अगर ये 2 चीजों को हमने इलेक्ट्रोड बना लिया, एक जगह पर हमने सोडियम मेटल लिया और एक जगह पर हमने जिंक मेटल लिया, तो दोनों से एक जब ये सेल बनेगा, इस तरह का जब सेल बनेगा,
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा, तो ये निगेटिव का काम करेगा, ये पॉजिटिव का काम करेगा। इन्हीं चीजों को हम सीखने वाले हैं। ये सब सिर्फ ये है बेटा कि अगर आप बोलो सर यहां समझ में नहीं आया तो मैं एक लाइन बोलूंगा, यहां पर सिर्फ ये बात ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं, बस इतना ही है। लेकिन ये जो बता रहा हूं ना, वो थोड़ी सी अलग आगे की बातें हैं जो समझने में काम आएगा। तो क्या समझ में आई अभी यहां पे? ये बात समझ में आई कि नेचर जो है, मेटल की जो नेचर है, प्रकृति है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निर्धारित करती है या इस पर इफेक्ट पड़ती है। जो जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो उतना ही ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड बनाएगा, सीधी सी बात है। विलयन में उपस्थित धातु आयन की सांद्रता, अगर आपने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें आपने डाला है जिंक मेटल, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेट ज्यादा है, इस पर भी निर्भर करेगा। इस जगह पर इस पे माइनस आना और इस जगह पर प्लस का आना, यानी इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या फिर यूं कह सकते हैं चार्ज में डिफरेंस होगा, वो, या यूं कह सकते हैं इस जगह पर जो मिला है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी मिलता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं ना। यानी इलेक्ट्रॉन दान किया तो यहां पर नेगेटिव हो गया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हिंदी में कहते हैं क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, तो इलेक्ट्रोड विभव जो है इसको प्रभावित करेगा इसकी सांद्रता, यानी कितनी ज्यादा मात्रा में आपने इसको पानी में मिलाए हैं, ठीक है। फिर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस आधार पे इसमें क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बढ़ेगा। अब मैं यहां पर आपको बताऊंगा ये सारी चीजें जो है, इसके साथ नर्स्ड इक्वेशन, नर्स्ट भी पढ़ते कुछ लोग, नर्स्ड इक्वेशन हम लोग डेराइव करेंगे, पढ़ेंगे, जो आगे की क्लास में होगी, अभी नहीं। ये पूरी थ्योरेटिकल चीजों को खत्म कर देते हैं, जस्ट उसके बाद इसके फॉर्मूले वाली बात आएगी और उनको समझेंगे। तो ये थ्योरेटिकली कुछ बातें हैं कि क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने और दान करने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती है, नेचर ऑफ मेटल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन एंड टेम्परेचर, तीन चीजें क्या करती है, इसको इफेक्ट करती है। ये तीन बातें, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने बताया है कि बाद में हम लोग लिखते हैं करके, तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। फिर बातें आता है कि भाई टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये तो आप जानते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का होगा, एक इलेक्ट्रॉन दान करने की वजह से और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से जो होगा और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वजह से होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से जो इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रो पोटेंशियल होगा, उसको ऑक्सीकरण विभव कहेंगे, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण, जैसे जिंक मेटल जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और आयन बना लेता है, ये इस तरह की घटना होती है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। और जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, इस तरह की घटना हो रही तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण होता है, जैसे कि हमने जिंक की जगह पे हमने कॉपर में देखा था Cu+2, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, सो ये क्या हुआ, Cu बन गया। अगर इस तरह से अगर कोई रिएक्शन लिखा हो और यहां पर E0 लिखा हो, तो वो जो होगा वो वैल्यू होगा कौन सा, ये होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा ये। मेरी बात समझो, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, यहां पर ठीक से समझो। कोई मेटल है जिसमें N टाइप प्लस चार्ज है, तो उन्होंने N टाइम इलेक्ट्रॉन गेन किया है और वो M बनाया है, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा गया होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सा होगा, रिडक्शन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ये क्या चीज है, रिडक्शन
पोटेंशियल कहलाएगा। और जो सीरीज बना हुआ है हमारा, जो हमने आपको पहले भी थोड़ी बहुत याद कराए हैं, लीना के काना मांगे आलजन, और जो उसमें वैल्यू दिया गया है वो वैल्यू इस तरह के रिएक्शन के लिए दिया गया है। जब मैं अभी बताऊंगा ना वो सीरीज तब समझ में आएगा। तो हर एक चीज को, चाहे वो कॉपर हो चाहे जो भी हो, सबको इसी तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस फॉर्म में लिखा गया है, अपचयन विभव के रूप में, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में। सारे एलिमेंट्स का हमने क्या निकाला है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं, चलो अब बाद में और बात करूंगा क्योंकि क्वेश्चन अब हमारे पास आएगा और क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे तब बहुत सारी बात क्लियर होगा। यहां पे एक बात समझना, आप इस तरह से लिखा हो तो यदि आपको कहीं पर ऐसा मिले कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है n टाइम, तो m पर आएगा n टाइम प्लस चार्ज, और यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नॉट लिखा हो तो समझ जाना कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, आपस में हाय तरुण, हाय अमित, हाय योगेश, हाय रोशनी, इस तरह की बात मत किया करो बेटा, है ना। विद्याकुल ऐप में डाउनलोड करने से उसी ऐप में रहता है, यस उसी ऐप में रहता है, दूसरे ऐप में नहीं जाता है। ओके, तो क्यों नहीं जाता है या डाउनलोड आपके मोबाइल में क्यों नहीं होता है, आप समझ सकते हैं। ये हमारी मेहनत है जिसको आपको वीडियो के फॉर्म में दे रहे हैं। ठीक है, वीडियो रुक गया है? नहीं, वीडियो तो चल रहा है, एक्सीलेंट चल रहा है। एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं, चल तो रहा है। वहां आपके यहां इंटरनेट का इश्यू होगा, अभी यहां पर तो नहीं है बेटा। ठीक है, सब ठीक चल रहा है। चलिए, तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि किस तरह से ये जो रिएक्शन है वो रिडक्शन है, तो रिएक्शन के लिए जो वैल्यू लिखा हुआ है वो रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। और अगर रिएक्शन इस टाइप का है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली होगी तो उस तरह के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा उसे कहा जाएगा क्या चीज, उसे कहा जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, तो ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा। आपको अपने नोट्स में क्या लिखना चाहिए ये लिख देना बस। ऐसे, और यहां पर इसका नाम लिख देना कि ये क्या चीज है, जैसे मैंने लिखा है ना रिडक्शन पोटेंशियल, और यहां पर नाम लिख देना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब देखते हैं एक और बात। जो भी आपके पास एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट का हम रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना होगा कि एक वर्ड यूज होता है स्टैंडर्ड, अच्छा यहां पर लिखा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हर एक इलेक्ट्रोड का, हर एक एलिमेंट का अपना एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसके बाद उनके क्या सीरीज बनते हैं, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो मैं दो चीजें आपके लिए बता दूं, क्योंकि वो बीच में क्या करता है, एक तरह का गैप देता है। एक मिनट रुकिए कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्या लेने वाला हूं, क्योंकि वो क्या है, एक पूरा क्लास लेगा, वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये दोनों के लिए मैं एक अलग से क्लास लूंगा जो बाद में लूंगा कल की क्लास में। आज जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से रखना है, कंसंट्रेट करना है, फिर उसके बाद स्टडी करना है, बुक स्टडी करना है, जो भी यहां पर आपको दिखेगा वो आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद कल ये पूरा दो टॉपिक हमारे पास जो होता है ना 2 दिन में कवर होता है, इसलिए आज पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ी सी बातें समझेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ने के बाद एक छोटी सी बात पे ध्यान देंगे हम, मैं यहां पर आपको यहां समझाता हूं, समझेंगे। हमने ये कहा था सिंपल सा कि कोई एक इलेक्ट्रोड है, कोई एलिमेंट है, उसका हमने
आयनिक सॉल्यूशन में जैसे ZnSO4 है, इसका एक्वस सॉल्यूशन है में क्या होगा बेटा, इसमें होगा Zn+2 और SO4-2 होगा। मतलब इसमें क्या है, ये कॉपर जिंक आयन है इस सॉल्यूशन में। तो जिंक आयन के सॉल्यूशन में हमने जिंक मेटल ही डुबाया है, ठीक है, जिंक मेटल डुबाया। और हमने अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन यानी कि इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन, जिसको मोलरता बोलेंगे, यानी सांद्रता जो है, इसकी सांद्रता को हमने रखा है 1.0 मोलार रखा है। यानी इसमें कितना घुला हुआ है जिंक आयन, इतना घुला हुआ है। इसमें हमने जिंक मिलाया तो इस जगह पे क्या हुआ, इस जगह पर इन दोनों के बीच में एक तरह से जिंक कुछ मात्रा सॉल्यूशन में चला जाता है। या ये भी हो सकता है उल्टा, ये भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि जो जिंक आयन है वो इस जगह पर जाकर के उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाए। दोनों में से कोई भी एक घटना हो सकती है या दोनों हो सकती है। ये बातें इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा इसके साथ ये एक पार्ट है, हाफ सेल है। आपने देखा था मैं पिछले क्लासेस में, ये एक हाफ सेल है, ये पूर्ण सेल नहीं है। इस तरह से अगर आप ये बोल दें कि भाई इसमें कौन सी पोटेंशियल है, कौन सी विद्युत है, ये पॉसिबल है नहीं है बताना। चाहे ये कॉपर का हो, चाहे ये जिंक का हो, चाहे किसी का हो, एक हाफ सेल बना करके ये नहीं बता सकते कि इसमें कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है। यानी कोई भी विद्युत तभी वो विद्युत है जब उसमें एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव हो। यानी दो प्रक्रियाएं एक साथ होगी। जैसे कि आपको मैंने बताया कि सेल में होने वाला जो घटना होता है वो क्या होता है, रेडॉक्स होता है। और रेडॉक्स जो दो नाम से बना हुआ है, एक है रिडक्शन और दूसरा है ऑक्सीडेशन। जब तक ये दोनों नहीं होगा साथ साथ, तब तक कोई काम कंप्लीट होगा नहीं। क्योंकि एक जो ए है या बी है, एक इलेक्ट्रॉन अगर दे भी रहा है तो क्वेश्चन बन जाता है कि किसको दे रहा है। दूसरा इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है तो क्वेश्चन बन जाता है कि कहां से ले रहा है। मतलब यह है इलेक्ट्रॉन देने और लेने, इलेक्ट्रॉन देने और लेना एक तुलनात्मक प्रक्रिया है, कंपैरेटिव फिनोमेना या कंपैरेटिव वर्क है। तो क्या हुआ कि ये देगा ये लेगा। सो यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन तो दिया, चलो यहां पर क्या हुआ, जिंक मान लेते हैं, जिंक चला गया सॉल्यूशन में और यहां पर इलेक्ट्रॉन रह गया। तो आप जानते हो कुछ ही टाइम के बाद उसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है, साम्य अवस्था आ जाती है। यानी वो हो रहा है, वो प्रक्रिया रुक जाती है जब तक कि इस जिंक को उदासीन करने के लिए इधर से कोई नेगेटिव आयन ना आए। जैसे कि आप देखे थे SO4-2 आए और इधर से जो इलेक्ट्रॉन बना है वो यहां से ना चला जाए। तो इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए कोई ताकत जो चाहिए। तो इस तरह से ये जिंक को डुबा के रखे रहो, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा और ना उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को पता लगाने के लिए आप जिस वोल्टामीटर का उपयोग करते हो, वी मीटर का उपयोग करते हो, उसमें भी दो टर्मिनल होता है ना, इसमें भी दो टर्मिनल होता है, एक प्लस और एक माइनस। इसमें सेल का माइनस वायर जोड़ेंगे और इसमें सेल का प्लस वायर जोड़ेंगे, तब जाकर के ये सुई आगे की ओर बढ़ती है। सो एक तरह से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको एकल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हैं या सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कभी भी कैलकुलेट नहीं की जा सकती है और न ही उसके कोई अस्तित्व होने की बात कही जा सकती है। वो एक कंपैरिजन है दो के साथ, और इस कंपैरिजन को समझने के लिए हमको सीरीज की तरफ जाना पड़ेगा। अब दो बातें मैं आपको कह रहा हूं, आज की जो क्लास है वो दो क्लास से डिपेंड करेगा, आज की क्लास और कल की क्लास। तो एक छोटी सी बात, जो कल होने वाली क्लास है उसका थोड़ा सा मैं पार्ट या पोर्शन में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बस। वो क्या है कि ये जो देखिए आपने, वैसे ही हमारे पास एक चीज होगा कि हमने हाइड्रोजन गैस को एक इलेक्ट्रोड माना, उसको बोलेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे उसे? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहेंगे। हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रोड लिया तो इसको कहेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यहां पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
इलेक्ट्रोड यानी कि SHE कब कहा जाएगा ये भी बताऊंगा मैं आपको। चलिए, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा होता है और कैसे बनेगा इसको समझेंगे। ये नॉर्मल मेटल होता है तो डुबा देते हैं, हाइड्रोजन तो गैस है, उससे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाएंगे उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है वो समझ लेते हैं, और उसको क्यों ऐसा माना गया वो समझ लेते हैं। फिर उसके बाद हम इनके डिटेल जो थ्योरी है उसके बारे में कल बात करेंगे। आज हम उसको फिर कैसे कंपेयर करके हम अलग अलग एलिमेंट्स का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किए वो हम आपको देख लेते हैं, फिर उसके सीरीज को समझ लेंगे। थोड़ा सा यहीं पर ऐसा होता है कि हर बच्चा थोड़ा सा परेशान हो जाता है, तो वो परेशानी नहीं होगी क्योंकि धीरे से समझेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सिस्टमैटिक समझेंगे, है ना। चलो, इसको मैंने हटा दिया, नहीं हटाता, मैं नेक्स्ट पेज में ले लेता हूं क्योंकि कभी जरूरत पड़ गई तो मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करते हैं, एक ऐसा पॉट ले लेते हैं, एक ऐसा बर्तन ले लेते हैं कांच का, इसमें हमने इसमें पानी भर दिया। लेकिन इसमें पानी जो भरा गया है, इस पानी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें कि इसमें पानी जो है H2O है, लेकिन इसमें हमने H प्लस की 1.0 मोलार कंसंट्रेशन रखते हैं। इस चीज का क्या मतलब हुआ, ऐसे कैसे कर सकते हो आप, ऐसे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को 1.0 मोलार कैसे कर सकते हैं, यानी मोलारिटी कितनी है, मोलारिता कितनी है 1.0। तो इसके लिए बढ़िया सा तरीका है कि इसके जगह पे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि HCl का 1.0 मोलार सॉल्यूशन है, पानी में इसको इतना मोलारिटी से घोला गया है, यानी कि एक जो सॉल्यूशन है, जल जो है, प्योर वाटर नहीं है, उसमें HCl घुला हुआ है 1.0 मोलार। अब देखें कि हम इसमें इस सॉल्यूशन में हम क्या डालेंगे, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, पास करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस को इसमें डालने के लिए कुछ इस तरह का इलेक्ट्रोड बनाते हैं। इसको याद रखिएगा बेटा, क्योंकि कल हम अगले स्टेप में बात करेंगे, इसकी थ्योरी की बात करेंगे, आज तो सिर्फ इसको समझने की बात है। इनमें एक वायर के साथ ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक प्लेट लगा हुआ है। ये जो चीज है वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, जो कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है का साइज है इसका, और इसमें प्लेटिनम की पॉलिश चढ़ी हुई है, कोटिंग चढ़ी हुई है, की पॉलिश चढ़ी हुई है। क्या चढ़ी हुई, इसमें प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश चढ़ी हुई है। ऊपर से हमने इसमें एक वायर इसमें डाल दिए हैं, तार डाल दिए हैं, कॉपर वायर डाल दिए हैं, ताकि वो इससे कनेक्ट हो जाए, अगर इसका कनेक्शन पूरी तरह नहीं होता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि यहां से वायर निकाल के ऐसे रखे रहो बहुत लंबे टाइम के लिए, तो वो कभी भी टूट सकती है। सो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि इसका जो ये प्लेट है ना, ये वायर को यहीं तक लाकर छोड़ देते हैं, थोड़ा सा वायर निकाल के, और इस जगह पर वो दूसरे वायर को लाकर डाल देते हैं, तो क्या कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन वो कनेक्शन टूट भी सकती है। सो क्या करते हैं, इस जगह पर उस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए लिक्विड मेटल डाल देते हैं। तो लिक्विड मेटल क्या होगा, आप सब जानते हैं लिक्विड मेटल में क्या होता है। लिक्विड मेटल में होता है पारा, मरकरी। तो यहां पर थोड़ा सा मरकरी डाल दिया जाता है, ये इस जगह पर थोड़ी सी मरकरी डाल दी जाती है ताकि दोनों वायर कनेक्ट हो सके, बस यहां पर। और ये मरकरी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, सिर्फ कनेक्ट करने के लिए है, ठीक है, सिर्फ कनेक्ट करने के लिए है, ठीक है। और ये पूरा पोर्शन एक ही है, याद रखना ना। सॉल्यूशन के बारे में बता। अब प्लेटिनम ब्लैक हमने इसमें पॉलिश चढ़ा दिए हैं, इसका काम क्या है। प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश का काम है कि वो हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी ग्रहण कर लेती है, सोख लेती है अपनी सतह पर, ठीक है, इसलिए है ये। और वो हाइड्रोजन गैस को सोख लेती है, तो उस हाइड्रोजन गैस को एक हाइड्रोजन गैस का क्या मान लिया जाता है, उसको
एक इलेक्ट्रोड मान लिया जाता है, यानी प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड नहीं माना जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन प्लेटिनम ब्लैक प्रवाहित है, प्लेटिनम ब्लैक है और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जा रही है, इसलिए इस इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाएगा क्योंकि उसमें हाइड्रोजन घुला हुआ है। चलिए अब थोड़ा सा और देखें। सर क्या बोले हैं रविंद्र सर, इससे पहले वाले स्लाइड में इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इलेक्ट्रोड के ऊपर प्लस चार्ज आता है, मीन्स डोनेट करते हैं तो उस पर, अच्छा आप मुझे लास्ट में पूछोगे मैं आपका जवाब दूं? चलिए ठीक है, आपकी बात कर देता हूं। आपने कहा कि जिंक है, अब जब जिंक इसमें चला जाएगा, जिंक है जब सॉल्यूशन में चला जाएगा Zn2+ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक जो है Zn+2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो आप बोल रहे हो कि ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूं कि ये वाला, ये आप कह रहे हो कि ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा प्लस। ये क्या होगा, जब ये यहां से यहां गया तो क्या करके गया, Zn+2, तो +2 जो है वो सॉल्यूशन में चला गया, ये सॉल्यूशन में चला गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो रहेगा यहीं पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा मेटल में रहता है। ये पहले दिन की क्लास में आपको ये बात बताएगी, पहले या दूसरे दिन की क्लास में, सेकंड क्लास में, जब इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात कर रहे थे तो, ठीक है। इसीलिए वो निगेटिव हो जाता है। जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे थे ना तब बताया था। और कॉपर वाले में क्या बताया गया था, यहां पर क्या बताया गया था, यहां पर बताया गया था कि Cu+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है और ये Cu बना देता है। तो ये गेन कर रही तो फिर माइनस हो जाना चाहिए। तो भाई Cu+2 कहां से है, ये सॉल्यूशन में Cu+2 है, वो इसके पास जाता है, इससे इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए प्लस हो जाएगा ये। सर समझ में आया पूरी बातें? ऐसे बीच में मत पूछा करो भाई, आपको परेशानी में पड़ जाओगे आप। पिछले वाले स्लाइड में जो था वो चीज को नोट कर लो, लास्ट में पूछ लेना, मैं आपको जवाब दे दूंगा, ओके। अब यहां पर सवाल होता है, हाँ अब यहां पर ध्यान देना कि हाइड्रोजन गैस को इसमें कैसे पास करेंगे। अभी तक हाइड्रोजन गैस इस विलयन में नहीं जा रही है ना, तो कैसे डालेंगे इसको समझ ले थोड़ा सा। इसके लिए क्या करते हैं कि एक ऐसे जैकेट बनाते हैं, पाइप इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, इस तरह से एक पाइप, मतलब ये अंदर वाले जो पाइप लगा हुआ है उसके ऊपर एक और पाइप लगा हुआ है, ताकि इसमें हम हाइड्रोजन गैस पास कर सके, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस को हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसमें भेजते हैं। अब देखो अंदर से हाइड्रोजन गैस जा रही है, हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम पर, प्लेटिनम ब्लैक उसको एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता नहीं बोलेंगे, एब्जॉर्ब, क्योंकि सरफेस पर वो ग्रहण करता है। और फिर कुछ हाइड्रोजन गैस को भले बुलबुले के रूप में दिखा सकते हैं, हम लोग फिगर में दिखाते हैं, ये जरूरी नहीं होता है, कभी ये निकलता है किसी कंडीशन में, किसी कंडीशन में नहीं निकलता। तो इस तरह से जो एक पूरा का पूरा एक सेल बन जाता है, हाफ सेल, इस हाफ सेल को ही बोला जाता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या कहा जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लेकिन क्योंकि ये मानक कंडीशन में है, स्टैंडर्ड में है, एसटीपी पर है, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये होगा, यानी हम यहां पर कह सकते हैं एसटीपी पर होगा। तो इसलिए इस जो भी घटना होगी किस में होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर। अगर इस टेम्परेचर को हम 298 केल्विन पर लेके देखेंगे तो देखें क्या हुआ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाएगा। और किस पर है, एट एसटीपी, एसटीपी पर है ये। मतलब पूरी चीजें, टेम्परेचर और प्रेशर और इसकी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उस पे इतना रखा जाता है। तो ये सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, अपचयन विभव जिसको कहा जाएगा, क्या यहां पर इस बात पे ध्यान दें, हाइड्रोजन H+ इलेक्ट्रॉन गेन करता है और H बनाता है, H2 बन जाएगा। और इस तरह से
ये वाले रिएक्शन के लिए इसका ई नॉट वैल्यू जो है 0.00 वोल्ट माना गया है क्योंकि इसी के बेस पर हम दूसरे जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम क्या बोलते हैं डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, निर्धारित करेंगे, ठीक है। इसके बेस पर हम दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निर्धारित करेंगे। इसको आप नोट कर लो, एक बार ऐसे फटाफट रफ जैसा बना लो ताकि आपको कुछ चीजें समझ में आ जाए। चलिए जल्दी करिए, फटाफट। इसको ड्रॉ करोगे ना तो थोड़ा सा दिमाग में आएगा इसके बारे में कुछ जानकारी। हो गया? चलिए हो गया, चलिए आगे चलते हैं। तो इसकी थ्योरी मैं कल कराऊंगा, इसलिए तो बोला ना आज इसकी थ्योरी नहीं करा रहा हूं। बस इसको आज का ये फिगर है अपनी कॉपी में बना देना, थ्योरी के लिए जगह छोड़ देना, कल थ्योरी कराऊंगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा इसलिए मैं। तो इसका कितना माना गया? इतना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब एक बात बताता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोजन, ये जो इलेक्ट्रोड है दो तरह से रिएक्शन करेगा, ये दो तरह से रिएक्शन करेगा, आपको बताता हूं अलग अलग कंडीशन में। चलिए दो तरह का रिएक्शन दिखाएगा हाइड्रोजन जो है, यहां पर दो तरह का रिएक्शन दिखाएगा। वो कंडीशनल होता है कि कौन सा एलिमेंट इनके साथ जोड़ा गया है। यानी ये एक हाफ सेल है, हम इसके साथ एक दूसरा सेल लेकर के, दूसरा इलेक्ट्रोड या दूसरा एलिमेंट लेकर के उनका भी एसटीपी पर, एसटीपी समझ में आ गया ना, क्या बोला था? एसटीपी पर। एसटीपी का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर को यहां पर, टेम्परेचर को 298 केल्विन रखा जाएगा और प्रेशर को कितना रखा जाएगा? 1 atm रखा जाएगा। और कॉन्सेंट्रेशन को यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन या इसको मोलारिटी को कितना रखा जाएगा? 1.0 मोलार रखा जाएगा। इस कंडीशन में जो भी इसका कितना मिलेगा, इसका आपको ई नॉट वैल्यू मिलती है वो 0.00 वोल्ट मिलेगा। ये आप हमेशा याद रखिए। और हमने एक चीज और पढ़ा था कि ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये सारी चीजें आपको जानकारी दे चुका हूं। ये सारी चीजों को आप अपने दिमाग में रखिए। फिलहाल अगर एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कोई दूसरा एलिमेंट, कोई भी दूसरा, ये कभी आप जिंक ले रहे हो, कभी कॉपर ले रहे हो, कभी सोडियम ले रहे हो, कभी पोटेशियम ले रहे हो, कभी नाइट्रोजन गैस ले रहे हो, कभी क्लोरीन ले रहे हो, कभी फ्लोरीन ले रहे हो, कोई भी एलिमेंट लेकर के अलग अलग कंडीशन में हम इनके साथ कंपेयर करते हैं, तब ये कभी ये वाला प्लस इलेक्ट्रोड का काम करेगा, तो कभी ये वाला माइनस का काम करेगा, कभी ये वाला माइनस का काम करेगा, तो कभी ये वाला प्लस का काम करेगा। और दोनों हाइड्रोजन ही है, तो भाई दोनों जीरो है, दोनों न्यूट्रल है, किसी तरह का कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इस तरह के चेंज होते रहते हैं। सो इतनी चेंजेस क्यों हो रही है, ये भी थोड़ा सा मैं आपको जानकारी में दे देता हूं। इसका कारण है कि हो सकता है कभी इसमें रिडक्शन हो सकता है कभी ऑक्सीडेशन हो। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसके तुलना में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखती है, या इसके तुलना में, उसकी तुलना में ये ज्यादा, मान लीजिए इसके तुलना में दूसरे एलिमेंट की तुलना में ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता होगी, तो ये नेगेटिव होगा। अब ये बात एकदम तकलीफ दे सकता है इतनी सारी बातों को समझने में। फिलहाल आप थोड़ा सा शांति बनाए रखें, फिर मैं आपको क्लियर करता हूं ये बातें। हाँ, वो सीरीज के बारे में बातचीत करेंगे ना बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं पूरी बातें बता रहा हूं आपको, वो सीरीज पर डिपेंड करता है। यस, तो चलिए, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है पुष्पांजलि, तो उसी सीरीज के बेस पे डिपेंड करता है। तो यहां पर दो तरह का रिएक्शन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और बनाया है H+, ये ऐसा रिएक्शन हो जाएगा।
अगर ऐसा रिएक्शन हो रहा है तो यहां पर कौन सी रिएक्शन हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। और ऑक्सीडेशन हो रहा है तब इसका मतलब है कि ये यहां पर एनोड का काम कर रहा है। तो ये एनोड का काम कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है? रिडक्शन। रिडक्शन तो ये कैथोड का काम कर रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है? 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और H2 गैस बनाया। तो चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं गैस, ये है एक्वस, ये एक्वस। तो ये चीजें हो सकती है, बस इसकी थ्योरी मुझे बताने हैं आपको, और थ्योरी इसलिए नहीं बता रहा हूं आज कि टाइम ज्यादा लग जाएगा इसको समझ। तो जितना समझाना था मैंने हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझा दिए, जैसे कि मैंने थंबनेल में और टॉपिक में मैंने आपको कहा था। तो ये हो गया, बस थ्योरी ये बची हुई है कि मैं इसका थ्योरी लिखूंगा या फिर आपको सेंड कर दूंगा मैं आपको, किस में? पीडीएफ में। ठीक है, तो चलेगा? बोलो, पीडीएफ में थ्योरी सेंड कर दो, चलेगा? यस बोलो तो मैं सेंड कर दूंगा आज। चलो ठीक है, कोई जवाब नहीं दे रहे बेटा आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं, पूरे ध्यान से देखिए। तो ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बस इसका फिगर देखो, मैं बताता हूं, एग्जाम में 3 चीजों पे ध्यान देना कि 3 चीजें इसके लिए लिखा होना चाहिए। एक फिगर, स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन वाले बच्चों के लिए फिगर बहुत मायने रखता है, और जो यहां पर जानकारी, सारी जानकारी आपके लिए मायने रखता है। दूसरी बात कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी है। यहां पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया गया, प्लेटिनम ब्लैक, ब्लैक क्यों लगाया गया, इसमें कोटिंग क्यों लगाएगी? क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन करता है। क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। अब मैं आपको ले जाता हूं आगे की पढ़ाई की तरफ। ठीक है, चलो। तब हमने क्या किया कि एक हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिए हमने। ये हाफ सेल होता है। दूसरा, जिस भी एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता लगाना है, जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको डिटरमाइन करना है, निर्धारित करना है, उसका हम एक हाफ सेल बनाते हैं। जैसे कि अगर हमने यहां पर लिखा है एम, एक एम मेटल लिए हमने, तो उस एम मेटल का हमने M+ आयन कितना रखा? उसका M आयन हमने रखा 1.0 मोलार रखा। प्रेशर कितना रखा? प्रेशर हमने रखा 1 बार, 1 atm के आसपास होता है। टेम्परेचर 298 केल्विन रखा। सबका वही है, STP ही है, ये STP पर पूरा वर्क हो रहा है। अब दोनों सॉल्यूशन को आपस में हमने जोड़ दिया सॉल्ट ब्रिज से, सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया। ये सब जानते हो सॉल्ट ब्रिज क्या है, सब बातें हो चुकी है, इसलिए यहां पर कोई परेशानी नहीं। अब क्या करेंगे? इसको वोल्टामीटर से जोड़ देंगे। हम यहां पर रियल में वोल्टामीटर नहीं लेते हैं, रियल में हम पोटेंशियोमीटर लेते हैं, विभव मापी। ठीक है, पर यहां पर आपको बताने के लिए, शॉर्ट में बताने के लिए भाई वोल्टामीटर लगा दिए बोले। ठीक है, तो यहां पर हमने एक वोल्टामीटर से इसको जोड़ दिया। वोल्टामीटर यहां पर रीडिंग दे रही है, मान लेते हैं 1.2 दे रहा है, मतलब ई सेल की वैल्यू हमें मिली, ई सेल की वैल्यू हमें मिल रहा है 1.20 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ, अब यहां पर ये पता लगाएंगे कि ये इलेक्ट्रोड माइनस का काम कर रहा है कि प्लस का। मान लेते हैं एक कंडीशन है कि ये माइनस का काम कर रहा है और ये प्लस इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है। वो वोल्टामीटर में पता चल जाता है कि कौन सा माइनस का काम कर रहा है, कौन सा प्लस का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये माइनस का काम कर रहा है, ये प्लस का काम कर रहा है, मतलब ये एनोड का काम कर रहा है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो यहां पर रिडक्शन हो रही है। यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहां पर रिडक्शन हो रहा है। एक कंडीशन ये हुआ, एक स्थिति ये हुई। ठीक है, तब हम यहां पर इस इलेक्ट्रोड का, इसका तो आपको E0 की वैल्यू पता है, इसकी E0 की वैल्यू कितना 0.00 वोल्ट है, तो इसका कितना होगा E0 की वैल्यू इस मेटल का, M मेटल का। तो ये हम पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये क्या काम कर रहा है, E रिडक्शन, रिडक्शन मतलब यहां पर ये कैथोड रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन जब होता है तो क्या होगा, रिडक्शन होगा तो कौन सा होगा, एनोड होगा, कैथोड, कैथोड होगा, तो ये ई कैथोड का काम कर रहा है, ये ई एनोड, तो ये
ये क्या काम करेगा, ये वैल्यू जो है ई एनोड है। तो एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी है ये कैसे पता लगाएंगे, तब क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है हमारे पास, सिंपल सा फॉर्मूला, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इसकी वैल्यू कितनी आई, वैल्यू 1.20। ई नॉट कैथोड की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 0, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये तो कैलकुलेट करना था, तो इसको हमने x माना था, या ई नॉट ए ही लिख देते हैं, चलिए ई नॉट ए लिख देते हैं। तो ये ई नॉट ए है, तो अब क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ इसकी वैल्यू जो है ई नॉट ए की वैल्यू जो है 1.0 वोल्ट है। सीधा सा मतलब ये है जो वैल्यू यहां पर है वही इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 है, समझ रहे हो, इसकी वैल्यू तो 0 है, सो इसकी वैल्यू ही निकल गई, और इसमें जो साइन है वही साइन इस इलेक्ट्रोड का साइन होगा। ये देखो ये माइनस है ना, माइनस 1.20 वोल्ट हमें इसका प्राप्त हुआ। हमने एक ऐसे ही एक सपोज लिया है ना, यानी माना कि ऐसा हुआ, सपोज दैट वाली बात हो गई, तो हमने इस तरह से एक मेटल लेकर के हमने ये पता लगाया। वैसे ही दूसरा मेटल लग के देखेंगे, तीसरा मेटल लग के देखेंगे। अगर ये बात यहां पर कुछ और होता है कि ये वाला निगेटिव इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है, तो यहां पर ये एनोड का काम करेगा, तो ये ई एनोड हो गया इसकी वैल्यू, तो ये 0 हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन होगा, पहले पढ़ा चुका हूं। तो इस जगह पर ये वैल्यू ई एनोड का काम करेगा, तो ये ई कैथोड का काम करेगा, समझ रहे हो, ई कैथोड, सॉरी ई कैथोड का काम करेगा, और इस चीज को हमें कैलकुलेट करना होगा, पता लगाना होगा। सो यहां पर मान लीजिए 1.2 ही आ रहा है, तब ये क्या होगा, ये प्लस का काम कर रहा है, प्लस इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है, ये माइनस की तरह काम कर रहा है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी ई नॉट वैल्यू हमें मिलेगा प्लस 1.020 वोल्ट। यही कहानी, मतलब ये जो वैल्यू मिलता है इस जगह पे वही वैल्यू इस इलेक्ट्रोड का होता है, क्योंकि इसका तो 0 है, बस ये चिन्ह इसमें प्लस चार्ज है तो प्लस आएगा वैल्यू, माइनस है तो माइनस आएगा। इस तरह से काफी आसान हो गया हमारे लिए कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम डिटरमाइन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं, और इस आधार पे अलग अलग एलिमेंट्स का हमारे पास क्या मिल गई, ई नॉट वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई, ई नॉट वैल्यू मिल गया, और ई नॉट वैल्यू के बढ़ते हुए ऑर्डर में हमने अलग अलग एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। जब वो अरेंज कर दिए तो एक सीरीज मिला, वो सीरीज है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसके बारे में आप जानते हो। थोड़ा देख लो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, कुछ सोच लो इस पर। हो गया, इस तरह से अब चलते हैं, क्लियर हो गया। हम इस पॉइंट को समझने के लिए एक बार और इस वीडियो को कर लेना, अगर कहीं पे तकलीफ हो तो, फिर उसके बाद बड़ा आसान हो जाएगा। चलो ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं क्या लिखे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसके एप्लीकेशंस। ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्लास तक ही पूरी तरह से कवर हो पाएगा, क्लियर हो पाएगा। हमने कुछ चीजें देखे हैं, उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, जितना आप पढ़े उसके लिए आपको मैं कहूंगा कि थोड़ी सी बुक पढ़ना आपके लिए जरूरी है। तो कुछ चीजों को मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अपने बुक से कुछ चीजों को ढूंढो। फर्स्ट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नोट करो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड विभव। दूसरा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। बुक थोड़ा सा पढ़ो बेटा ना, जो भी बुक आपके पास हो, या आप गूगल से आपने बुक डाउनलोड किया होगा तो उसके बेस पर भी, जैसे भी कौन सा भी हो, है ना, कोई भी बुक हो, आप एक बार पढ़ो। हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसके बाद फिर आप उसमें आ जाओ कि इसको इफेक्ट कौन सा, इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये 3 चीजें आपका होमवर्क है। थोड़ा सा आप अपनी तरफ से ढूंढोगे ना, कोई चीज पका पकाया जो चीज होता है वो हमें आनंद तो बहुत देता है पर हमें आलसी भी बनाता है। लेकिन अगर कुछ चीज को अगर आप इस तरह ढूंढ के जब करते हो ना, तो वो एकदम सीधा छाप बन जाती है दिमाग में,
छप जाता है वो, ठीक है, ये चीजें हो गई। फिर आप क्या करो, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। अब इसके बाद आता है कि ये वाली बात होती है कि हमने, हाँ उसमें, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने 2 टाइप का बताया, एक है ऑक्सीडेशन और एक है रिडक्शन। जो सीरीज हम बना रहे हैं ना, वो सीरीज है अपचयन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, मतलब उसमें अपचयन हो रहा है। अपचयन मतलब आयन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो उस मेटल को बनाएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होगी, कमी आएगी, है ना। तो उसके लिए होगा, वो जो हो जाए तो उसके बाद एक जो हमने अभी बताया था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसको दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ ज्वाइंट करते हैं तो एक पूरा सेल बनता है। पूरा सेल जो बनता है उसका जो ऊपर हमने एक वोल्टामीटर लगाया था, वोल्टामीटर में जो वैल्यू मिलती है वही वैल्यू उस इलेक्ट्रोड का होता है जो हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ ज्वाइंट किया है उसका होता है, न कि वो होता तो दोनों का है, क्योंकि लेकिन हाइड्रोजन का कितना माना गया है, 0.00 वोल्ट माना गया है। तो उसके तुलना में इनका कितना है, यानी उसके तुलना में कितना डिफरेंस है इसके वोल्ट में, हाइड्रोजन की तुलना में कितना डिफरेंस है, नया जो अलग से जो इलेक्ट्रोड लिया गया है, मेटल लिया गया है या कोई अलग एलिमेंट लिया गया है उसका। तो इस तरह से काफी जानकारियां हमको मिलती है। यहां पर इस पार्ट में थोड़ी कंफ्यूजन आते हैं। सो हर एक कंफ्यूजन को तभी दूर कर सकोगे जब आप उस चीज को कई बार देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट तो होगा ही होगा। स्पेशली जो हम सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं और इसकी थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, वो मैं कल आपको कराने वाला हूं, क्योंकि मैं जानता था, मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या कराऊं आपके लिए कि शुरू से दोनों चीजों को एक साथ बढ़ा दूं, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, ठीक है। उसी पॉसिबिलिटीज को ठीक करने के लिए हमें 2 क्लास देने की हमें प्लान करना पड़ा, ठीक है। तो अभी तक की चीजें सबको क्लियर है? यस, बोलो बेटा। फिर मैं आगे की बात थोड़ा शुरू करूंगा, थोड़ी सी चाय ले लेता हूं, बताओ। हाँ चलिए, तो आज की क्लास तो यहीं पे रख लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं, फिर आगे की क्लास के बारे में आपको प्लान बताते हैं क्या करना है। समझो इसमें क्या है। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ दूसरे एलिमेंट को हमने मिला के जो भी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने उसका पता लगाया, उसके बेस पर बढ़ते हुए ऑर्डर में उस एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया, तो जो सीरीज बनता है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको अलग अलग नाम से जाना जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS, या फिर कहा जाता है क्या बताए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज, इसको कहा जाएगा SRP सीरीज। इस तरह से 2 नामों से जाना जाता है। स्पेशली क्या क्या नाम है आपका? पहला ECS और SRP, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी, और कहा जाता है मानक अपचयन विभव कहा जाता है। तो आज तो सबको क्लियर है, तो किसी को कुछ पूछना नहीं है, तो भैया आज की क्लास यहीं पे समाप्त कर देते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए अलविदा। और सबको कहेंगे, सबको धन्यवाद कि आप सबने हमारा साथ दिया, और अपने दोस्तों को बताएंगे कि अभी एडमिशन चालू है, और भैया ऑनलाइन का एडमिशन साल भर रहता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा नहीं छूटता है, जो बाद में भी एडमिशन लेते हैं वो भी बच्चा शुरू का पढ़ सकता है, और वो उनको सारी चीजें मिल जाती हैं। सो आज यहीं तक रखते हैं क्लास। धन्यवाद, थैंक यू।